जिस दौर में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल बड़ा हो चला था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ही अटॉर्नी जनरल सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देता है सरकार की तरफ से। उस वक्त एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जब सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यह सवाल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया। पूछने वाले शख्स दूसरे नहीं, इस देश के चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उस समय हुआ करते थे, अब नहीं, अब तो संजीव खन्ना है। उन्होंने कहा कि जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को इस देश की सरकार करेगी, यानी प्रधानमंत्री करेंगे, अगर चुनाव के वक्त, उस दौर में तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर होती है, सभी उम्मीदवार एक बराबर होते हैं, कोई पद काम नहीं कर रहा होता और चुनाव आयुक्त के हाथ में ही पूरे देश की लगाम होती है, और तभी तो लोकतंत्र है। तो उस पीरियड में अगर सत्ताधारी दल, मोदी सरकार, कोई गलत काम करती है तो जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार ने की है, वो सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल का जवाब था, ऐसा तो फिर हर पद को लेकर हो सकता है, सरकार ही नियुक्त करती है, और यह सच भी है। ईडी चीफ कौन होगा, सरकार तय करेगी। सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा, सरकार तय करेगी। सीवीसी कौन होगा, सरकार तय करेगी। सीएजी कौन होगा, सरकार तय करेगी। तो सारी चीजें सरकार तय कर रही है, और इन सब के बीच इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी कर रही है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा यह भी नियुक्त कर रही है। तो चीफ जस्टिस ने कहा था यह नहीं चलेगा, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसमें अब मैं भी रहूंगा, यानी 3 लोगों की कमेटी होगी, मैं भी रहूंगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष का नेता भी रहेगा और प्रधानमंत्री भी रहेंगे। तो राजनीतिक तौर पर सत्ता और विपक्ष टकराएंगे तो मेरी भूमिका न्यूट्रल की रहेगी, मैं उस पक्ष में परखूंगा, समझूंगा। और इन बातों का जिक्र लगातार पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने भी बीते दिनों किया जरूर। वो यहां तक कह गए कि दरअसल उसके बाद पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। हालांकि उस फैसले में उस कानून को बनाने का जिक्र था कि अगर सरकार सोचती है कि कुछ और होना चाहिए तो वो पार्लियामेंट में कानून बना दे। तो पार्लियामेंट में ताकत बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की, बिना लाग लपेट, बिना देर किए एक झटके में कानून बनाया गया और कहा गया कि अब कमेटी 3 लोगों की ही रहेगी, लेकिन विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के अलावे एक तीसरा शख्स जो होगा वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। वह दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई एक रहेगा। तो फिर गृह मंत्री दूसरे नंबर पर आते हैं, तो वह उस बैठक में रहेंगे। अब 17 तारीख को इस देश के भीतर में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। उस नियुक्ति से पहले भी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भाषण में खुले तौर पर इसका जिक्र किया कि विपक्ष के नेता यानी उनकी खुद की मौजूदगी क्या असर दिखाएगी। प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री और मैं हूं, हर बार 2-1 से मैं ही हारूंगा, और हर बार 2-1 से वही जीतेंगे, यानी वही तय कर रहे हैं। और उस एक्ट को जो बनाया गया, जो पार्लियामेंट के भीतर एक्ट बनाया गया, वह सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 23 के नाम से जाना जाता है, 2023। उसके भीतर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड फॉर्म ऑफ ऑफिस, इसका जिक्र है। कैसे अपॉइंटमेंट होगी, क्या कंडीशन होगी सर्विस के, क्या कामकाज के तरीके होंगे। और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि दरअसल इस बार यानी पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनेगा उसको हायरार्की के लिहाज से नहीं बनाया जाएगा। इससे पहले हायरार्की के लिहाज से बनता था। हायरार्की का मतलब है जो सबसे वरिष्ठ होगा वह मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा। तो राजीव कुमार के अलावे इस समय ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं जो चुनाव आयुक्त हैं। उसमें सीनियरिटी जो है ज्ञानेश कुमार के पास है। अगर वो बन जाते हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे 2029 के जनवरी के महीने में, और अगला लोकसभा का चुनाव अप्रैल मई के महीने 2029 में होना है। और यहीं से यह बात शुरू होती है, क्या वाकई अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा उसके कार्यकाल को देखा जाएगा कि कम से कम वह 2029 का लोकसभा चुनाव तो निपटा दे। यानी पहला सवाल या निशान लग गया कि सीनियरिटी में ज्ञानेश कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होंगे। दूसरा सवाल लग गया कि जिसे सरकार चाहेगी वही होगा। तीसरी परिस्थिति है कि फिर बाकी के कौन से नाम हैं। तो इस एक्ट में एक और व्यवस्था की गई कि दरअसल कानून मंत्री
जो इस समय अर्जुन मेघवाल साहब हैं, उनकी अगुवाई में 2 सेक्रेटरी इस देश के भीतर से बाकी 3 नामों को और निकालेंगे जो सेक्रेटरी लेवल के होंगे, और उन 5 नामों को पैनल के तौर पर रखा जाएगा जिसकी स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद ये 3 लोग बैठकर तय कर लेंगे, और जिसमें जाहिर है सरकार की जीत तय है, वो जिसे चाहेगी उसे बना देगी। तो पहला सवाल, अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2029 के चुनाव को संपन्न कराने वाला हो, क्योंकि एक स्थिरता चाहिए। इस दौर में परिसीमन का जिक्र है, इस दौर में एक देश एक चुनाव का जिक्र है, इस दौर में महत्वपूर्ण राज्यों की भूमिका जो आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति में कहां फिट बैठती है उसको लेकर भी तो चुनाव है, जिसमें हमने जिक्र किया नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जिक्र है, असम का जिक्र है, बंगाल का जिक्र है, पंजाब का जिक्र है, यूपी का जिक्र है, बिहार का चुनाव तो इसी बरस होना है। तो जो भी नया मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसकी अगुवाई में बिहार के चुनाव होने हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह हो गया, क्या वाकई सरकार ने एक भूमिका ऐसी बना डाली, क्योंकि इस देश के भीतर का हर राजनीतिक दल लगातार इस देश में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भूमिका में कोई दूसरा नया राजीव कुमार ना आ जाए, या नया राजीव कुमार उस पुराने राजीव कुमार से भी कहीं ज्यादा सत्तानुकूल ना लगने लग जाए, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो इसकी व्यवस्था किसी को करनी नहीं है, क्योंकि वो एक्ट बना है और उस एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है। और हर राजनीतिक दल ने, चाहे वो महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी हो, झारखंड के भीतर चले जाइए झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, अखिलेश यादव की पार्टी में देख लीजिए समाजवादी पार्टी हो, बिहार में देख लीजिए तेजस्वी यादव हो, दिल्ली में तुरंत चुनाव में देख लीजिए केजरीवाल लगातार बता रहे थे कि देखिए मैनिपुलेशन हो रहा है, वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन हो रहा है। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो नया परिसीमन आया वो इससे पहले लगभग 1.5 करोड़ तक वोटर थे, जो घट के 1 करोड़ 10 लाख में आकर सिमट गए, और उसके बाद वहां पर हेरफेर। ये सारी चीजें आज की तारीख में सिर्फ यह समझने की जरूरत है, सरकार अब यह मान रही है राहुल गांधी की मौजूदगी अगर उस मीटिंग में हो तो उसके बाद वो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश के भीतर पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून है, और राहुल गांधी अगर उस बैठक में नहीं आते हैं, क्योंकि इसका जिक्र उन्होंने कहा भी है और किया भी है कि हमारे जाने से क्या होगा, 2-1 का रिजल्ट तो हर किसी को पता है, सत्ता हर बार जीतेगी, हमारी कुछ सुनी नहीं जाएगी। और जो सेक्रेटरी लेवल पे नाम लिए जा रहे हैं वो तो कानून मंत्रालय ने निकाले, और कानून मंत्रालय ने ही राहुल गांधी को न्योता दे डाला। अब जब कानून मंत्री का जिक्र होगा तो जाहिर है मेघवाल जी से पहले रिजिजू होते थे, किरण रिजिजू इस देश के कानून मंत्री थे, उन्होंने तो खुले तौर पर चुनौती शब्द तो नहीं कहे, धमकी शब्द कहे। सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जज थे, उनके लेकर धमकी दी कि आप जिन बातों का जिक्र करते रहते हैं सार्वजनिक तौर पर, उसमें आपको चुनाव तो लड़ना नहीं है, चुनाव तो हमको लड़ना है, तो आप ऐसा वातावरण क्यों बनाते हैं, यह तो इस देश के खिलाफ का वातावरण है। यानी आप कल्पना कीजिए, एक भूमिका को समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार का मंतव्य, सरकार की सोच और चुनाव आयोग की कितनी बड़ी भूमिका, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, यह कितना बड़ा सवाल है। अब एक कदम और आगे बढ़ाइए, सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्यों राहुल गांधी को चाहते हैं, हम इस पे आए उससे पहले जरूरी है इस देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, धनखड़ जी एक मीटिंग में जाते और कहते हैं ये क्या मतलब है, देश तो बदल गया है, ये पुराना देश नहीं है जिसमें आप एग्जीक्यूटिव में कोई नियुक्ति हो रही है तो उसमें आप चीफ जस्टिस को खोजने लग जाएं, वो सीबीआई का मसला हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट का। और कहते कहते उन्होंने कहा कि ये चाहे इलेक्शन कमिश्नर की ही नियुक्ति क्यों ना हो, इसमें आप क्यों खोजना चाहते हैं चीफ जस्टिस की मौजूदगी होनी चाहिए, ये तो एक एग्जीक्यूटिव पद भर है। यानी जिस देश के भीतर में तमाम एग्जीक्यूटिव पद इलेक्शन के समय बेपावर हो जाते हैं, कोई ताकत उनके पास बचती नहीं, और चुनाव आयोग के हाथ में समूची ताकत होती है, उसको लेकर इस देश के उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। टू स्टील योर माइंड्स, हाउ कैन इन अ कंट्री लाइक आवर्स और इन एनी डेमोक्रेसी, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I
can appreciate that the statutory prescription took shape because executive of the day yielded to a judicial verdict. But time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive appointment? अब इस देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस क्यों एग्जीक्यूटिव पद की नियुक्ति में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यह तो सरकार के हक में है। सरकार को जनता ने चुना है और जनता का भरोसा सरकार पर है, तो सरकार जिसे चाहे नियुक्त करे। कमोवेश यही धारणा बार बार 2014 के बाद मोदी सरकार के जरिए कई मंत्रियों ने खुले तौर पर रखी कि जब जनता ने हमें चुना है तो हमें जवाब जनता को देना है, मैं आपको जवाब क्यों दे। यानी संवैधानिक तौर पर चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति एक झटके में इस दौर में गायब हो गई। और यह सवाल धीरे धीरे इस देश के भीतर बड़ा होने लगा, क्या वाकई चुनी हुई सत्ता के पास इतनी ताकत हो सकती है कि इस देश में संविधान ने जो व्यवस्था चेक एंड बैलेंस की है, उस चेक एंड बैलेंस को भी वो डिगा सकता है। अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनने से एक शाम पहले तक भी ये पता था कि वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे? जैसे कोविंद साहब जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें एक शाम पहले पता नहीं था। टेलीफोन दिल्ली से गया था और एक झटके में उन्हें दिल्ली बुलाया गया। उस समय वह बिहार में थे।